प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रिय विद्यार्थियों बोर्ड परीक्षा में छपने वाले 2 नंबर वाले ही प्रश्न हैं। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से आपको याद करके जाना है, रट करके जाना है, क्योंकि ये मैं टोटल कितने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर आप इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप 8 क्वेश्चन याद कर लेते हैं या 10 के 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो लगभग में आपके 10 नंबर फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, आपके 10 नंबर उसमें मिल जाएंगे, बस आपको याद करके जाना है। पहला हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? पहला है प्रिय विद्यार्थियों, मोलरता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। क्या पूछेगा? मोलरता को उदाहरण सहित परिभाषा कीजिए, या पूछ सकता है मोललता। ठीक है, आपको मैं जितने बता दूं उतने आपको याद करके जाना है। या मोलरता पूछ सकता है, या मोललता पूछ सकता है, या नॉर्मलता। ठीक है, आपको तीनों ही याद करके जाना और फॉर्मूला सहित याद करके जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है सवाल पूछ लेता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, सब आपको परिभाषा भी याद रखना है, सूत्र भी याद रखना है, बस सवाल तुरंत बन जाएगा। बस आपको क्या जानना है, मोलरता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, यानी समझाइए। जो भी कैसा भी क्वेश्चन बना कर दे सकता है। मैं क्या लिख करके लाया हूँ, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, उत्तर में आपको कैसा लिखना है, सबसे पहले लिखना है किसी विलयन के एकांक आयतन। मान लो कोई विलयन है, किसी भी विलयन हो सकता है, किसी विलयन के एकांक आयतन। कैसा आयतन होना चाहिए? एकांक होना चाहिए, यानी आयतन एक मान सकते हैं, 1 लीटर। एकांक आयतन में उपस्थित यानी उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। सिंपल परिभाषा है आपके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सूत्र क्या होता है? मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। बस ध्यान रखिएगा, आयतन किस में होता है? लीटर में होता है। मोलरता में यही आपको ध्यान रखना है कि जो आयतन होता है वो लीटर में होता है। और मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक जो हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या को जो है इसके लिए हम मोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसके लिए मोल लिखते हैं। और विलयन का आयतन के लिए क्या लिखते हैं? लीटर लिखते हैं। ठीक है ना, इसे किससे मापते हैं? मोल से मापते हैं। आयतन को किससे मापते हैं? लीटर से मापते हैं। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल बटे लीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका मात्रक हमारे पास मोल बटे लीटर हो जाएगा, या लीटर इनवर्स भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मोलरता बराबर विलय के मोलों संख्या, विलयन का आयतन लीटर में हो गया, मात्रक हो गया मोल बटे लीटर। अब यहाँ से उदाहरण पूछेगा, उदाहरण कैसा आप लिख सकते हैं? उदाहरण आप लिख सकते हैं, कैसा भी मान सकते हैं। मैंने 0.2 माना है, आप 0.5 मान सकते हैं, कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। तो 0.2 मोलरता, हम मान लो अगर किसी भी सवाल में अगर कितना आ गया, 0.2 मोलरता आ गई, तो 0.2 मोलरता का तात्पर्य क्या हो सकता है? इसका तात्पर्य हो सकता है कि विलय के जो मोल होंगे ना, तो विलय के 0.2 मोल को, यानी कि मतलब है 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है? बिल्कुल सूत्र के अनुसार ही आपको चलना है। तो अगर 0.2 मोलरता आ गई है मान लो, तो यहाँ पर हमारे पास विलय के कितने मोल रहे होंगे, आयतन कितना रहा होगा, बस आपको यही समझना है। तो ये हमारे पास यहाँ देख सकते हैं, मोलरता तभी 0.2 आ सकती है जब विलय के मोलों की संख्या कितनी हो? 0.2 हो। तो विलय के मोलों की संख्या अगर 0.2 होगी, मान लो यहाँ ऊपर कितने रख दिया आपने? 0.2 रख दिया, और यहाँ पर आयतन कितना होनी है? 1 लीटर विलयन में घोला जाए। आयतन यानी कि मतलब कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। तो 1 का जब आप भाग लगाएंगे 0.2 में, तो 0.2 ही तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये आपका उदाहरण भी बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण में आप वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पहला क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? परासरण क्या है? क्या कह रहा है? परासरण क्या है? परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए, यही कह रहा ना। सबसे पहले पूछ रहा परासरण क्या है, फिर इसके बाद कह रहा है परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। आपको क्या करना? सबसे पहले उत्तर डालना है। सबसे पहले क्या करना? उत्तर में क्या लिखना है आपको कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर, किससे? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली होती है, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, किसी शुद्ध विलायक से कहाँ पर? विलयन में
अथवा लिख सकते हैं, अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का क्या स्वतः यानी खुद स्वयं प्रवाह परासरण कहलाता है। यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर यहाँ से आपको ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ तक, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से, एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। आपको कहाँ से लिखना है, आपको यहीं से लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, मगर मैंने जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से लिख कर लाया हूँ कि शायद आपको कहीं से भी समझ में आ जाए। ठीक है, बस आपको मेरी तरह से क्या है कि आप यहीं से याद कर लीजिएगा कि एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण। इसके बाद क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, पूछ रहा है परासरण दाब के लिए व्यंजक भी लिखिए। इसका व्यंजक भी पूछ रहा है, तो परासरण दाब का व्यंजक क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता दूं, अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख भी सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। जो क्वेश्चन में कह रहा है वही आपको करना है। सबसे पहले पूछ रहा है कि परासरण क्या है, तो आपको क्या करना है, परासरण दाब की परिभाषा लिख देना है। इसके बाद कह रहा है परासरण दाब के लिए व्यंजक, तो आपको क्या करना है, व्यंजक लिख देना है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। ठीक है, क्योंकि व्यंजक लिखने के लिए कह रहा है, इनके प्रतीक लिखने के लिए नहीं कह रहा है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि पी क्या है, हमारे पास पी होता है परासरण दाब, पी क्या होता है, परासरण दाब। वी क्या होता है, हमारा वॉल्यूम यानी कि मतलब आयतन, वी क्या होता है, आयतन। एन क्या होता है, मोलों की संख्या, किसके, विलय के मोलों की संख्या, एन जो होता है विलय के मोलों की संख्या है। आर क्या होता है, गैस नियतांक, ये आपको ध्यान में रखना है, आर क्या है, गैस नियतांक। टी क्या है हमारे पास, ताप, टी क्या होता है, टेम्परेचर यानी मतलब ताप होता है। तो आप लिख भी सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोलराउस के नियम को समझाइए। क्या कह रहा है, कोलराउस के नियम को समझाइए। तो कोलराउस का नियम आपको इसी से ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तर डालना है। इसमें आपको क्या लिखना है कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों, किसके, मोलर चालकता के, ठीक है, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। यही हमारा क्या है, कोलराउस का नियम। आपको कहाँ से समझ में आएगा, आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये सूत्र के द्वारा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया, ये हमारे पास क्या है, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये क्या है हमारे पास, ये मोलर चालकता है, किसमें, अनंत है। ये क्या है, अनंत। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके यानी कि मतलब इसी के, ठीक है, लिखा है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये है, उसके धनायनों, किसके, यही जो हमारे पास मोलर चालकता है, इसी यही, तो उसके धनायनों, इसी का धनायन है कि नहीं है, देख सकते हैं इसी का धनायन है, तथा ऋणायनों, इसी का क्या है, ये हमारे पास ऋणायन है कि नहीं है, इसी के धनायन, इसी के ऋणायन कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या अनंत तनुता पर मोलर चालकता ही तो है ये दोनों। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग, योग के लिए क्या होता है यहाँ पर चिन्ह प्लस, कुल योग होती है। तो ये हमारे पास जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों को कुल योग के बराबर होती है। यही तो लिखा गया है नियम में। आपको क्या करना है, बस इससे ध्यान में रखना है। अगर आपको ये पता है तो आप लिख सकते हैं, सिंपली रूल, नियम लिख सकते हैं कि कोलराउस का नियम क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारे पास चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक यानी Zn कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता, नहीं हटा देता है, जबकि Ag ऐसा नहीं कर पाता। यही लिखा है ना, स्पष्ट कीजिए कि ये ऐसा क्यों होता है कि जो है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है, जबकि Ag नहीं हटा पाता। स्पष्ट करना है, तो उत्तर में लिखना है आपको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लिया होगा। यहाँ पर क्या बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn यानी जिंक को कॉपर से ऊपर रखा गया है। कहाँ, जो हमारे पास जिंक होता है इसे कॉपर से ऊपर रखा गया है, किसमें, जो हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी है। ठीक है,
जबकि Ag को कॉपर से नीचे रखा गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि विस्थापित इसलिए नहीं कर पाता है जो Ag है, और हमारे पास जिंक इसलिए विस्थापित कर देता है कॉपर को क्योंकि जिंक को जो है कॉपर से ऊपर रखा गया है। अच्छा पॉइंट है। जबकि हमारे पास जो Ag है ये इसलिए नहीं विस्थापित कर पाता है कॉपर को क्योंकि Ag को कॉपर से नीचे रखा गया है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag कम सक्रिय होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता है। बस आपको कहाँ तक याद में रखना है, यही तक आपको याद में रखना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही तो है आपका, आप लिख भी सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन ही है पूरा। आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है कि जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक को कॉपर से ऊपर रखा गया है जबकि Ag को कॉपर से नीचे रखा गया है। यही कारण है कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है उसके विलयन से, जबकि Ag विस्थापित नहीं कर पाता है कॉपर को। यही इसमें लिखा गया है। उदाहरण में बता दूं, यहाँ पर जैसे हमारे पास है Zn प्लस कॉपर सल्फेट, ये यहाँ पर लिखा है ना कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये हमारे पास है जिंक, ये क्या है हमारे पास कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ क्या करें, ZnSO4 बनाएगा, प्लस में हमारे पास कॉपर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम Ag की बात करें, अगर मान लो हमारे पास Ag है, अगर यही हमारे पास कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं Ag को कहाँ रखा गया है, Ag को कॉपर से नीचे रखा गया है। अगर नीचे इसे रखा गया, इसे नीचे रखा गया है, इसे ऊपर रखा गया है, तो ये जो है इसे नहीं हटा पाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। आई होप प्रिय विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा चौथा क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। यही कह रहा है ना। आपको उत्तर में लिखना क्या है कि वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन जिसकी दर यानी रेट अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। बस आपको यही याद में रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं रहती है, नहीं करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, कहलाती है, यानी कि मतलब ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आपको क्या करना है, उदाहरण में लिखना है। पहला उदाहरण मैं बता दूं, इसके बाद दूसरा बताऊंगा। उदाहरण में क्या है हमारे पास 2N2O, इसे कहते हैं लाफिंग गैस। ध्यान रखिए, इसे क्या कहते हैं, लाफिंग गैस है ये 2N2O, ये गैस है। एरो हमारे पास है Au, यानी कि मतलब ये क्या है, सोना। ठीक है, Au चांद सोना है ये, यहाँ पर सोने की उपस्थिति है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसमें निकलेगा क्या, N2 गैस प्लस O2 गैस निकलेगी। ये हमारे पास कौन सी यानी कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास H2 प्लस Cl2। यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश है। जो भी रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, समझ लो प्रिय विद्यार्थियों को कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 2HCl बना लेंगे। यह हमारे पास क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसे भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़कर जाना है। और मैं बता दूं आपको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, और उसका व्यंजक भी आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। यही कह रहा है ना, उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यही कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उत्तर डाल लेना है। लिखना क्या है कि किसी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, किसी अभिक्रिया की आणविकता उस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के मोलों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। यानी कि मतलब जो हमारे पास अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो अभिकारकों के मोलों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि मतलब जो हमारे पास आणविकता होती है वो अभिकारकों के मोलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यही बताया भी गया है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है अभिकारकों के मोलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला उदाहरण है H2O2 एरो, यानी कि मतलब हीट किया गया है। क्या निकला है यहाँ पर, H2O प्लस हाफ O2।
यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ऐसा आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा आणविकता बताइए कि आणविकता कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया क्या गया कि आणविकता जो होती है किसके बराबर होती है, अभिकारकों की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास अभिकारक यही तो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो यहाँ पर आप बताइएगा, यहाँ पर देख करके कि जो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, इसके कितने मोल लिए गए हैं। तो क्या यहाँ पर 2 थोड़ा ना लगा है, नहीं है ना। अगर यहाँ पर 2 लगा होता तो आणविकता 2 हो जाती, लेकिन ये तो 1 मोल ही तो है, H2O2 है। अगर यहाँ पर 1 मोल है तो आणविकता 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप 2 लगा देंगे 2H2O2 तो आणविकता 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है NaCl प्लस H2SO4, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस 2HCl बनेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आणविकता बताइए इसकी। तो आप बताइएगा प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पर कितने अभिकारक भाग लिए हैं, अभिक्रिया में 2 लिए हैं, तो आणविकता भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस आपको देखना कि अभिकारकों कितने मोल हैं, बस आपको यही देखना। अगर मोल देख लिए तो आणविकता भी वही होगी, क्योंकि आणविकता जो होती है मोलों के बराबर होती है अभिकारों की संख्या के। ठीक है, तो वही आणविकता होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 7वां क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताओं को लिखिए। यही कह रहा है ना, विशेषता कह सकता है या विलाक्षणी गुण कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है यहाँ पर आपसे। तो संक्रमण तत्वों की 4 विशेषता कह सकता है या अभिलाक्षणी गुण भी बोल सकता है। ठीक है, आपको बस ध्यान में रखना है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है कि इनकी संक्रमण तत्व जो होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है, विशेषता जो होती है इनकी पहली कि ये रंगीन लवण बनाते हैं। यह क्या होते हैं, ये रंगीन लवण बनाते हैं, रंगहीन नहीं रंगीन बनाते हैं। आपको पहली विशेषता क्या लिखना है, सिंपल, कि ये रंगीन लवण बनाते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि ये संकर आयन बनाते हैं, बड़ा सा यौगिक। ठीक है, ये संकर आयन बनाते हैं। तीसरी क्या है हमारे पास, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कैसा गुण, अनुचुंबकीय, क्यों, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके डी कक्षक में, इसीलिए होता है। ये तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, चौथा हमारे पास ये उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। आपने पढ़ा होगा हैबर विधि, आपके बोर्ड एग्जाम से हट गया ये जो चैप्टर है, नहीं तो आप पढ़ते हैबर विधि। हैबर विधि में क्या होता है, H2 प्लस N2 एरो में होता है मोलिब्डेनम और Fe होता है। तो Fe वहाँ पर किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास संक्रमण तत्व होते हैं इनमें उत्प्रेरक का गुण भी पाया जाता है और अनुचुंबकीय गुण भी। ये हमारे पास चारों की चारों विशेषताएं हो गई। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि संक्रमण तत्व पूछ सकता है या डी ब्लॉक के तत्व भी पूछ सकता है। लिख करके आपको क्या करना, उत्तर में लिखना है कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले, डी कक्षक में मिलते हों। कहाँ मिलते हों, डी कक्षक में। तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में मिलते हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, यही पॉइंट है आपके लिए। अच्छा, उदाहरण में क्या लिखना है, स्कैंडियम Sc स्कैंडियम, Fe आयरन, Mn मैग्नीज, क्रोमियम आदि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखें। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिलेंगे, डी कक्षक में मिलेंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उप सह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास जरूर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उदाहरण में आपको क्या लिखना है, यानी उत्तर में आपको क्या लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है डाल करके कि धातु आयन से जुड़े, यानी धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या
उप संयोजन संख्या कहलाती है। एक लाइन की परिभाषा है, बस आपको ध्यान में रखना है कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की जो संख्या है उन्हीं को क्या कहते हैं, वही जो संख्या होती है हमारी उप संयोजन संख्या कहलाती है। मैं आपको एक नाम और बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो नाम एक और होता है जिसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो आपसे उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या दोनों में से कोई सा भी लिखकर आपसे पूछ सकता है। लिख देगा समन्वय संख्या किसे कहते हैं या लिख देगा उप संयोजन संख्या किसे कहते हैं, दोनों का आंसर यही होता है। उदाहरण में मैं बता दूं आपको कैसे पहचानेंगे। जैसे हमारे पास है CuNH3 का होल 4 कोष्टक बंद SO4, ये हमारे पास एक क्या है, उप संयोजन यौगिक है। इसमें पूछेगा क्या, कॉपर, क्योंकि कॉपर ही हमारा क्या है, धातु आयन है, यही तो धातु है। क्या इनमें से कोई धातु है, बिल्कुल नहीं। धातु यही है कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या, जो हमारे पास धातु है जो कॉपर है, इससे कितने NH3 जुड़े हैं, 4 NH3 जुड़े हैं। ये सल्फेट नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जो कोष्टक के अंदर होते हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर के साथ जो है 4 NH3 जुड़े हैं। अब यहाँ से यह भी देखा जाता है, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कॉपर की समन्वय संख्या, तो हमें समन्वय संख्या बताना तो बहुत सरल होता है। बस ये आपको यह भी देखना पड़ेगा कि NH3 जो है एक दंती लिगैंड है कि दो दंती लिगैंड है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो NH3 जो होता है हमारी ये उदासीन होता है, इसीलिए कैसा होता है, एक दंती लिगैंड होता है। और हमारे पास H2O भी कैसा होता है, उदासीन होता है, इसीलिए उसे भी एक दंती लिगैंड कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जिनके पास भी माइनस का एक चार्ज पाया जाए वही भी हमारे क्या होते हैं, एक दंती लिगैंड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास कॉपर के साथ कितने NH3 जुड़े हैं, 4। तो कॉपर की समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। 10वां हमारा क्वेश्चन क्या है, एक दंती लिगैंड को उदाहरण सहित समझाइए। इसी प्रकार से आपको इसको इसमें भी लिखना है उत्तर में, ऐसे लिगैंड जिनके पास केवल और केवल कितने, एक दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगैंड कहलाते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण में क्या है, H2O, मैंने अभी बताया ना कि जो हमारे उदासीन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दंती लिगैंड होते हैं। NH3 हो गया हमारा एक दंती लिगैंड, हमारे पास H2O है वो भी हमारे पास क्या होता है, एक दंती लिगैंड है, ये दोनों एक दंती लिगैंड है। और हमारे पास फ्लोरीन में एक चार्ज पाया जाता है, यह भी एक दंती लिगैंड है। जितने भी हैलोजन हैं वो एक दंती लिगैंड में ही आते हैं। जो साइनाइड है इसके पास माइनस का एक चार्ज, ये भी कैसा है, एक दंती लिगैंड है, आपको ध्यान में रखना है। और हमारे पास बहुत सारे होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, बस आपको ध्यान में रखना है कि जिनके पास एक चार्ज हो वह हमारे एक दंती लिगैंड होते हैं, जो उदासीन वे भी हमारे एक दंती लिगैंड होते हैं। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों ये पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गए हैं प्रिय विद्यार्थियों समझ में, तो इसी प्रकार के पर डे जो है अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।